मेरे प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। बच्चे अभी हम लोग चैप्टर नंबर 11.3 को देख रहे थे। बच्चे कल हमने इसमें कुछ थ्योरी भी देखी थी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। बच्चे हम लोगों ने कल 1 2 3 यानी कि 3 क्वेश्चंस भी किए थे। अब मेरे बच्चे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करेंगे। मेरे बच्चे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करेंगे। बच्चा क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको थ्योरी भी बताते रहेंगे। जहाँ पे जिस थ्योरी की जरूरत पड़ेगी वो बच्चा हम बताते रहेंगे। बच्चे सारी थ्योरी हमने आपको सेंड कर रखी है। अब इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं है मेरे बच्चे, इतनी ही थ्योरी है जिसको कि आपको सेंड किया जा चुका है। आप उतनी सारी थ्योरी नोट कर लें बच्चे, इस चैप्टर के लिए सफिशियंट है। और ज़रूरत से ज़्यादा बच्चा कुछ एक्स्ट्रा भी बात उसमें बताई गई है जो कि इसकी चर्चा भी हम यहाँ आपको कर ही देंगे। चलो बच्चे आज का चैप्टर स्टार्ट करें 11.3। मेरे प्यारे बच्चे आज का हम चैप्टर स्टार्ट करें 11.3। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार आप देख लें। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को आप एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 को देखे बच्चा तो आराम आराम से मेरे बच्चे एक एक चीज को समझ समझ कर ही आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जब तक बच्चा अगर आपको ये लगे कि हमें कोई बात समझ में नहीं आ रहा बच्चा तो आप हमें रोकेंगे और मैं उस चीज को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है ना कि निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए बच्चा। इसकी बातों को समझेंगे जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया है। जैसे मान लीजिए एक एक बच्चा समतल यानी एक प्लेन दिया गया। ध्यान से सुनिए बच्चा, एक प्लेन दिया गया, ठीक है जी। बच्चा हम इसको 3D फिगर में भी बना सकते हैं, एक सिंपली प्लेन भी बनाकर दिखा सकते हैं। तो अब हमसे ये कहा है ना कि मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करिए। यानी कि यहाँ पे लंब के पाद के निर्देशांक, मान लीजिए कि मूल बिंदु से बच्चा हम कुछ खींच रहे होंगे, मूल बिंदु से हम खींच रहे होंगे तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि मूल बिंदु ऊपर है। मेरे बच्चे मान लो थोड़ी देर के लिए कि मूल बिंदु ऊपर है। तो जो बच्चा जहां मूल बिंदु रहेगा ना तो उसके सारे निर्देशांक क्या क्या होंगे, उसके 3 डायमेंशनल मेरे बच्चे, उसके एक्स वाई और जेड तीनों तल के निर्देशांक मेरे बच्चे 0 0 और 0 ही होंगे। तो मेरे बच्चे मान लो कि ये मूल बिंदु है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम इसको मान लेते हैं मूल बिंदु, तो जिसके निर्देशांक 0 0 और 0 है। तो मेरे बच्चे यहाँ से हम यहाँ पी खींच लिए और इसके भी कुछ ना कुछ निर्देशांक होने वाले। तो मान लेते हैं कि एक्स है, वाई है और ये मेरे जेड है। तो फिर से प्रश्न में देखिए फिर क्या बात कही गई थी कि मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात थे। यानी एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करने को कहा गया है बच्चा। ये जो लंब खींचा है हमने यहाँ पी के पास उसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो निर्देशांक क्या माना बच्चा, हमने एक्स माना है, वाई माना है और जेड, इसी का मान मेरे प्यारे बच्चे आपसे पूछा गया है। जैसे कि बच्चा हम मान सकते हैं कि माना, ठीक है बच्चा हम यहाँ पे लिख सकते हैं माना, थोड़ा सा लैंग्वेज दे देंगे तो कोई कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, आराम से ठीक भी रहेगा। माना मूल बिंदु से, माना मूल बिंदु से, मूल बिंदु से बच्चा आपके बुक का ही लैंग्वेज लिख रहा है, अलग से कुछ नहीं लिख रहा है। मूल बिंदु से खींचे गए, खींचे गए लंब पाद के निर्देशांक के निर्देशांक का अनुसार एक्स वाई और जेड है। ये निर्देशांक मेरे बच्चे हमने मान लिया है एक्स वाई जेड। अब जरा देखिएगा एक चीज, ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। 2x 3y, 2x + 3y और क्या था 2x + 3y + 4z - 12 बराबर 0। बच्चे इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर रखा है। इसको शुरुआत में
जब हम कल इसके बारे में बता रहे थे तो बच्चा, तो 2, 3, 4 को हम लोग अभिलंब की दिशा में सदिश मान रहे थे, और 2, 3, 4 को बच्चा हम वहाँ पे ये भी बोले थे कि ये डायरेक्शन रेशियो भी है बच्चा। वहाँ मैंने बताया था ये डायरेक्शन रेशियो का भी काम करेगा बच्चा। बस यहाँ पे यही लिखने जा रहे हैं, तथा तथा समतल तथा समतल पर लंब की दिक् अनुपात, समतल पर लंब की दिक् अनुपात या डायरेक्शन रेशियो कितना कितना बच्चा, 2, 3 और 4 है, 2, 3, 4 है। डायरेक्शन रेशियो जो मेरे बच्चे हैं वो क्या क्या बच्चा, 2, 3 और 4 है, 2, 3 और 4 है। अब मेरे बच्चे जैसा कि देखो ये जो लाइन है ना ओपी, ये जो बच्चा लाइन है ओपी, तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है बच्चा, एक लाइन का इक्वेशन क्या होता है पता है? देखो एक लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देखो एक लाइन का इक्वेशन क्या होता है बच्चा, x माइनस एक्स ए, x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी, और z माइनस z1 बटा सी। ये था बच्चा। ए बी सी क्या है, ए बी और सी क्या बच्चा, हम इसको देख चुके हैं पहले ही। ए बी सी जो मेरे बच्चे ये आया डायरेक्शन रेशियो, वो उसका मान रखा जाएगा बच्चा। यहाँ पे जो मेरे ओपी है, ओपी समीकरण को लिखना पड़ेगा यहाँ, इक्वेशन ऑफ ओपी, ओपी। तो मेरे बच्चे हमें लिखना पड़ेगा इक्वेशन ओपी के लिए, क्या लिखना पड़ेगा भाई, एक्स माइनस एक्स, x1, तो यहाँ x1 का मान क्या है 0, y1 का मान क्या है 0, और z1 का मान क्या है 0। मेरे बच्चे यहाँ पे लिखेंगे x माइनस x1, x1 के जगह पे क्या लिखोगे 0, और बटा a के जगह पे मेरे बच्चे मान क्या है 2, बराबर y माइनस y1, y1 ये हो गया 0, और b के जगह पे मेरे बच्चे क्या लिखा है 3, z माइनस z1, z1 के जगह पे मेरे बच्चे 0 है, और c के जगह पे मेरे बच्चे 4 है। तो यहाँ पे जो हमारा समीकरण बन के आ रहा है x/2, y/3 और z/4। लेकिन मेरे बच्चे हमें x y z के निर्देशांक को निकालने को कहा गया था, ठीक है। तो बच्चा हम इसके बराबर मान लेते हैं कुछ ना कुछ, लैम्डा कुछ भी मान लेंगे, x मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं, लैम्डा ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर मेरे बच्चे देखिए सारे के सारे इसके बराबर है, x बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर मेरे बच्चे हो जाएगा 2 लैम्डा। इसको बच्चा इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। फिर y बराबर, ये भी तो लैम्डा के बराबर है, तो y बराबर मेरे बच्चे 3 लैम्डा, और z बराबर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे 4 लैम्डा, ठीक है। एक्स बाई जेड का मान आ गया, यही एक्स बाई जेड का मान मेरे बच्चे हमसे पूछा गया था, यही एक्स बाई जेड का मान। अभी एक्स बाई जेड का मान कैसे निकलेगा, जब आपको लैम्डा का मान पता हो। तो लैम्डा का मान कहाँ से पता होगा, जब एक्स बाई जेड का मान निकल गया मेरे बच्चे, इसका मान हम सभी एक में रख देंगे, और जब एक में रखेंगे तो लैम्डा का मान मेरे बच्चे यहीं से निकलेगा। तो पहले आप इतनी सी बात नोट कर मेरे बच्चे, पहले आप इतनी सी ही बात नोट कर लें। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे 4 क्वेश्चन ए बी सी डी पूछा गया, और सारे मेरे बच्चे ऐसे ही बनने वाले हैं, सारे के सारे ऐसे ही बनने वाले हैं। तो मैं एक क्वेश्चन और बता दूंगा, और नहीं तो अन्यथा मेरे बच्चे सारा क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो कोई एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप खुद से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए बच्चे हो गया, और तो बताएं जरा। अब इसका मान बच्चे एक्स बाई जेड का मान मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे।
इसका मान मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे, ठीक है। देखिए जरा, चलिए बाबू हो गया। अब देखो मेरे बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब देखो बाबू, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं बच्चा। टू, एक्स का मान क्या है, 2 लैम्डा, लैम्डा रख दिए। 3, वाई का मान कितना बच्चा, 3 लैम्डा। और जेड का मान मेरे बच्चे 4 लैम्डा। और ये -12 बराबर 0 है, ठीक है। बच्चा 12 को उधर भी लेके जा सकते हो, ये कितना 4, 9 और ये 16 हो जाएगा। तो बच्चा 12 को यहाँ लेके आ जाओ, तो 16 और 9, 25 और 25 और 4, 29 लैम्डा। तो लैम्डा बराबर बच्चा कितना हो जाएगा, 12/29। अब मेरे बच्चे देखो, लैम्डा का मान तो मेरा निकल गया, लैम्डा का मान तो मेरा निकल गया। अब हमें एक्स बाई जेड का मान चाहिए था। अब मेरे बच्चे एक्स बाई जेड का मान चाहिए था, तो मुझे बताओ, एक्स का मान दे रखा 2 लैम्डा, तो 2 और लैम्डा का मान 22/9, 29 है, तो ये 24/29 हो जाएगा, बताओ। उसी प्रकार बच्चा 3 लैम्डा, लैम्डा 12/29, तो 12 से 3 को गुना करो तो 36/29 हो जाएगा। इसी प्रकार 12 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 48/29 हो जाएगा। तो यही मेरे बच्चे सबके आंसर हुए, यही सबके आंसर हुए। तो बच्चा अब देखो 4 नंबर के बाकी प्रश्न क्या आप बना लोगे, बच्चा 4 नंबर के बाकी सारे प्रश्न आप बना लोगे, क्योंकि बच्चा सबके सब में यही है मेरे बच्चे, सबके सब में फिर यही है बच्चा, फिर कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। तो 4 में मेरे बच्चे बी, सी और डी, आई होप सो कि मेरे बच्चे आपसे बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने जैसा कि कहा बच्चा कि मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप खुद से हल करें तो बच्चे ये एक अच्छी बात होगी, और मुझे लगता है कि आप सब बच्चे कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है जी। बच्चा चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा 4 में ए तो हमने कर दिया है, बी, सी और डी आप मेरे बच्चे खुद से करें। बच्चे बी, सी और डी आप खुद से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे बच्चा तो आप मुझे बताएंगे, और मैं अगले वीडियो में आपको इसको सॉल्व करके बता दूंगा। अगर या अभी आप पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप कौन सा पूछना चाहते हैं मुझे बताइए, ताकि बच्चा हम उस चीज़ को सॉल्व करें। नहीं तो अन्यथा बच्चा हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, क्योंकि बच्चा 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, बी, सी, डी। अगर आप कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे। देख लो बच्चा। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 क्यों करें। चलिए आप लोग का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है। कल संभव तो देखिए बच्चा ये चैप्टर शायद अंत हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि कुछ थ्योरी भी बच रहा है, कुछ थ्योरी भी बच्चा बचेगा। जैसे कहता क्या है ना, निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। बच्चा कहता है ना कि ए नंबर में, देखिए आपसे ए नंबर में कहता है बच्चा कि बिंदु 1, 0 और -2 से जाता है, और आई प्लस जे कैप माइनस के कैप समतल पर अभिलंब है। बच्चा समतल का समीकरण क्या होता है, समतल का समीकरण जब अभिलंब होता है इस तरीके से, तो बच्चा सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्थिति सदिश। सबसे पहले मेरे बच्चे हम लोग लेते हैं स्थिति सदिश। देखिए बच्चे देखिएगा तरह, यहाँ एक लैंग्वेज दे रहे हैं कि वेक्टर ए, देखिए तरह जिसे जो बिंदु का चर्चा किया है ना, 1, 0 और -2, यहाँ से बच्चा हम इसका पोजीशन वेक्टर लेके चलना चाहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर में हम इसको कैसे लेके चलेंगे पता है, आई कैप 1 लिखना कोई जरूरी नहीं बच्चा। अब 0 जे कैप, तो 0 के लिए जे कैप लिखना भी जरूरी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा -2 के कैप। अब बच्चा आप 0 देना है तो आप दे सकते हो, इसको बच्चा हम लोग इसके पोजीशन वेक्टर के रूप में ले लिए, ठीक है। से होकर जाने वाला, इसी बिंदु से होकर जा रहा था, तो हम मान लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर इतना से होकर जाने वाला, से होकर जाने वाला
जो लैंग्वेज बोला है बच्चा वही है, जाने वाला। आप नहीं भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी मान लिखा जा सकता है, लेकिन हम लैंग्वेज लिख दे रहे हैं, आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। से जाने वाला। देखिए आपको ये बोल रहा है ना लंब, तो बच्चा लंब को हम लोग, हाँ अभिलंब, तो बच्चा उसको हम लोग एन से सूचित करते हैं। तो जैसा कि सदिश की बात है, तो जाने वाला एन वेक्टर। देखो बच्चा मात्रक सदिश नहीं बोला है, सदिश की बात है, एन वेक्टर, ठीक है। आई प्लस जे माइनस के, आई प्लस जे माइनस के समतल पर अभिलंब है, यही बात बोला था। देखिए इस बिंदु को है तो खाली पोजीशन वेक्टर के रूप में लिख दिए, समतल पर अभिलंब है। यही बात हमसे कह रहा है, ध्यान से खाली सुनते जाइए। फिर क्या का बच्चा, समतल का समीकरण जब ऐसा है तो, ये बच्चा कल बता रखे, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। बच्चा इसका जो समीकरण बनेगा ना वो ये बनेगा, आर माइनस ए वेक्टर एन बराबर 0, ऐसे ही कुछ, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसके मान को अब आप चाहो तो पुट कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चा। इसके मान को पुट कर दो। देखो बच्चा ये सदिश रूप में है, फिर कार्तीय रूप में भी दिखाते हैं, पहले सदिश रूप में दिखाओ। बच्चा आर, ए को तो आप ला रखे हो ना, आई कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है बच्चा। ऐसे अब एन को क्या लिखेंगे, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बराबर 0। अब बच्चे इसको गुना करेंगे आर के साथ, अगर आप इसको आर के साथ गुना करोगे तो रहने दो जैसे है वैसे लिखो, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। उसके बाद मेरे बच्चे इसको गुना करेंगे इसके साथ, तो पहले माइनस लिखो। अब देखो आई वाले को आई वाले के साथ गुना करोगे 1, जे तो कुछ है नहीं बच्चा, तो जे का कोई काम नहीं, ये माइनस प्लस, और 2 को गुना करोगे 2 के और यहाँ के, तो वो 2 ही हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ 3 है बच्चा, तो 3 उधर चला जाएगा, तो आर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो मेरे बच्चे के जो 3 होगा बराबर 3, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। ये बच्चे सदिश रूप में हो गया, ये जो हमारा हो गया ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। और इसके बाद मेरे बच्चे हमसे कार्टेशियन फॉर्म भी पूछा है। मेरे इसके बाद मेरे बच्चे हमसे जो कार्टेशियन फॉर्म पूछा उसको भी हम लोग बना सकते हैं, जल्दी से करिए, फिर कार्टेशियन फॉर्म भी बताते हैं इसका। देखिए कार्टेशियन फॉर्म मेरे बच्चे दो तरीके से है, इसको हम कर सकते हैं, लेकिन जो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला बताए हैं उसी के अनुसार बच्चे यहाँ काम करवाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर ले बच्चा, दिख ही रहा होगा। चलिए अच्छी बात, बहुत अच्छा बच्चा आप लोग बना रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए आगे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 में भी दो क्वेश्चन है, और जैसे पहला है वैसे एकदम सेम दूसरा है, जैसे पहला मेरे बच्चे एकदम दूसरा सेम है। एक क्वेश्चन तो मैं कर दे रहा हूँ बच्चा, दूसरा क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप खुद से करें मेरे बच्चे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो, तो आप खुद से करना। अब बच्चा देखो, अगर हम लोग क्या करें ना, इस पोजीशन फैक्टर को एक्स आई कैप बाई जे कैप और जेड के कैप मानो और गुना कर दो मेरे बच्चा, तो जो आंसर आएगा वो भी हमारा आंसर हो सकता है कार्तीय फॉर्म में। लेकिन बच्चा कार्तीय फॉर्म के लिए जैसा कि हमने एक इक्वेशन बताया था तो वैसे ही बनाना, इसलिए इस तरीके को नहीं बता रहे हैं। बच्चा देखो वो तरीका क्या था। अब इसके कार्तीय फॉर्म को देखेंगे बच्चा। अब इसके कार्तीय फॉर्म का देखिए, कार्तीय समीकरण कार्टेशियन इक्वेशन।
बच्चा सारे इक्वेशन ये सब बताया हुआ है। देखिए बताया था हमने बच्चा ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन, सी जेड माइनस जेड वन बराबर मेरे बच्चे 0। ठीक है जी। अब इसके बाद मेरे बच्चे जैसा कि देखना ए बी सी क्या है, एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है, तो इस बात को हम लोग समझेंगे मेरे बच्चे, इस बात को हम लोग समझेंगे। देखिए जरा यहाँ पे जो ये बिंदु दिया था ना, ये मेरा एक्स वन है, वाई वन है और ये जेड वन है। ए बी और सी क्या है, तो जो अभिलंब की बात हो रही थी बच्चा, जो अभिलंब की बात हो रही थी, देखो अभिलंब वाला क्या है? देखना जरा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस ए कैप। तो मेरे बच्चे यहाँ पे ए बी और सी क्या होगा, ये जो अभिलंब के आई जे के का कॉफिशिएंट है ना, वही बच्चा आई से पहले कुछ लिखा है क्या, नहीं है तो वन, बी के पहले वन है और सी के पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्या है, माइनस। ए का वन है, बी बराबर वन है और सी बराबर क्या है, माइनस वन है। बस कुछ नहीं बच्चा, रख लो यहाँ वन, एक्स एक्स वन का मान वन, बी बी का मान तो वन ही है, बाई बाई वन का मान 0 है, प्लस सी सी का मान तो माइनस वन रख लो, जेड और जेड वन का मान कितना मेरे बच्चे, -2। ठीक है। अब मेरे बच्चे देखो ये क्या होगा, x माइनस वन, बाई में से 0 गया तो बाई, और बाई को 1 से गुना करोगे बाई हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये तो माइनस वन ही हो जाएगा। अब यहाँ कितना z+2, लेकिन बच्चा -1 से अगर गुना करोगे ना तो z और ये -2 ही हो जाएगा। तो मेरे बच्चे यहाँ पे जो हमारा समीकरण बनेगा x प्लस बाई माइनस जेड, और ये -1 -2 -3, और उसको उधर लेके जाओगे बच्चा तो +3 हो जाएगा। तो ये हमारा कार्तीय रूप का समीकरण हो गया, ये हमारे बच्चे कार्तीय रूप का समीकरण हो गया। और इसी प्रकार मेरे बच्चे हम इसके बी नंबर वाले को भी बना सकते हैं। 5 का बी नंबर भी मेरे बच्चे सेम तरह से बनने वाला है, और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बच्चे कि आप इसे बना लेंगे। मुझे मेरे प्यारे बच्चे पूरी उम्मीद है कि आप इसे बना देंगे। तो अब ऐसा है मेरे बच्चे, तो हम लोग एक थ्योरी देखेंगे बच्चा, एक थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। बच्चा एक थ्योरी देखेंगे, उसके बाद बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो पहले आप ये कर लो, उसके बाद हम एक थ्योरी देखेंगे, फिर बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। जल्दी से करो। अब बच्चा अगर आप थ्योरी नोट कर चुके हो तो ये आपके लिए अच्छी बात है बच्चा, कि मुझे ज़्यादा लिखवाना नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ जो जरूरी की बातें हैं वही बतानी होगी, बस और कुछ नहीं। बच्चा एक थ्योरी दिए हुए थे, देखना जहां पे कल छोरे थे थ्योरी, वहीं पे थ्योरी दिए हुए थे। देखिए जिसमें बच्चा हमने कहा था इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 कॉलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, यानी बच्चे 3 असरेखीय बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है बच्चा। अब बच्चा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। तैयार है हम लोग? चलिए बच्चा देखो जरा, देखिए बच्चा 3, अब इसका हेडिंग पॉइंट को लिख ले रहे हैं, लेकिन आप समझिएगा 3 असरेखीय बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, तो लिख देते हैं। असरेखीय बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। इसके लिए मेरे बच्चे आप 3D फिगर ले सकते हो, छोड़ भी सकते हो। ठीक है, जैसा कि 3D फिगर में दिखा रहे हैं बच्चा, तो दिखा दे रहे हैं। ठीक है, फिर मेरे बच्चे हमने एक समतल लिया था, इसमें बच्चा हमने एक समतल लिया था जो कि काफी बड़ा ले रखा था।
उसी के अंतर्गत मेरे बच्चे इसको हम लोगों ने दिखाया। अब देखो यहाँ पे मेरे बच्चे मैंने बोला था 3 असंरेखीय बिंदु लेना है। मेरे बच्चे मान लो कि हम एक बिंदु ए ले लिए यहाँ पे, एक बिंदु बच्चा बी यहाँ पे ले लो और एक बिंदु बच्चा सी यहाँ पे ले लो। तीनों एक सीधी रेखा में तो नहीं है, ठीक बच्चा। अब इसके पोजीशन वेक्टर से मिला लो, ओ को इधर, फिर बच्चा बी को यहाँ पे और मेरे बच्चे सी को यहाँ पे, ठीक है जी। और एक बच्चा बिंदु इधर पी ले लेते हैं, पी ले लेते हैं बच्चा। उसके बाद मेरे बच्चे हमने क्या क्या किया था कि सबको मिला लिया था, ठीक है, इस तरीके से मेरे बच्चे। फिर हमने बोला था ये तो ओ है, ओ से पी तक के वेक्टर को पोजीशन वेक्टर आर दिखाए थे बच्चा, आर दिखाए थे। ओ ए का पोजीशन वेक्टर मेरे बच्चे हमने ए दिखाया था वेक्टर, ओ बी का वेक्टर मेरे बच्चे वेक्टर बी और ओ सी का वेक्टर सी, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ बोला था। फिर बच्चा हमने ये बोला था, फिर बच्चा हमने ये बोला था, जरा देखना, ये सब तो हम लोग बता ही चुके थे। फिर बच्चा हमने बोला था कि मानव की समतल पर स्थित है, जो कि दिखा भी दिए हैं। ओपी को आर बोले थे, ओए को बच्चा ये सब बता चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे बच्चे ध्यान से देखना, एपी, अगर हम एपी वेक्टर की बात करें बच्चा, एपी ए से लेकर पी तक, तो इसको हम बच्चे कैसे लिख सकते हैं, ओपी माइनस ओए। बच्चा ओपी को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर, ओए को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर। उसी प्रकार मेरे बच्चे हम ए भी लिखेंगे, उसी प्रकार मेरे बच्चे हम ए बी वेक्टर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। इसको बच्चा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। एक ही बच्चा था एसी वेक्टर को भी लेके चले थे हम लोग, एसी वेक्टर को भी बच्चा, तो यहाँ पे ओसी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो बच्चा यहाँ पे ओसी का मतलब वेक्टर सी और ओ ए का मतलब मेरे बच्चे वेक्टर। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर बच्चा हमने ये बोला था यहाँ पे कि एपी जो है ना, ये जो एपी है मेरे बच्चे परपेंडिकुलर है किस पे जी, एबी का क्रॉस प्रोडक्ट बीसी के क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है, इस पे ये परपेंडिकुलर है, ऐसा बच्चा हमने कहा था। बच्चा मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने इसे तो नोट कर ही रखा होगा, इसे मिटा लेते हैं बच्चा, ज्यादा समय ना लेते हैं बच्चा, इसे मिटा लेते हैं। तो मेरे बच्चे हमने ये कहा था, देखना जरा, कि एपी परपेंडिकुलर है एबी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बीसी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से। और जब बच्चा परपेंडिकुलर होता है ना, तो हमने बताया था कि उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसके डॉट प्रोडक्ट का मान जो होता है मेरे बच्चे वो 0 हो जाता है। यहां से बच्चे हमने एक इक्वेशन तैयार कर दिया था, एपी का डॉट प्रोडक्ट मेरे बच्चे एबी क्रॉस बीसी और ये बराबर 0। और मेरे बच्चे हमने यहाँ से एक इक्वेशन लाया था, मेरे बच्चे हमने यहाँ से एक इक्वेशन लाया था, तो क्या लाया था देखना, एपी, तो मेरे बच्चे एपी का मान अभी हम लोग लिख रखे थे, क्या भाई, आर माइनस ए, वेक्टर आर माइनस ए, ठीक है। फिर बच्चा जैसा कि यहाँ पे था, हाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी, तो बच्चा हम लोग लिखे थे बी, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट बीसी, तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी बराबर क्या, 0। तो मेरे बच्चे ये जो फॉर्म लाए थे ना हम लोग, ये जो फॉर्म लाए थे ना मेरे बच्चे, ये वेक्टर फॉर्म था, ये जो फॉर्म लाए थे मेरे बच्चे वो वेक्टर फॉर्म था। अब इसका मेरे बच्चे, अब जो इसका बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म का, इसका कार्टेशियन फॉर्म, अगर आप इसको, आपको कुछ बात इसमें नोट करना है तो चलो 1 मिनट का समय देते बच्चा, इसको देख लो। मेरे बच्चे थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस पे मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे ऐड होंगे बच्चे, उससे टीचर का मनोबल हाई होता है। आप लोग जिस तरीके से क्लास का मजाक बनाते हैं अच्छा नहीं है, पढ़ा करिए बाबू, पढ़ा करिए। थ्योरी वाला चैप्टर बच्चा अब ये लास्ट हो गया, जो थ्योरी थी, थ्योरी की कहानी अब यहाँ पे खत्म। अब बच्चा यहाँ से अब आपको कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं मिलेगा कुछ खास, क्योंकि बच्चा थ्योरी का चैप्टर वेक्टर 3D लगभग लास्ट हो चुका है, और ये थ्योरी का तो लास्ट ही चैप्टर है बच्चा, जिसमें कुछ थ्योरी और है, फिर उस पर मिसलेनियस, तो जो पढ़ चुके थ्योरी उसी से बच्चा मिसलेनियस होने वाला है, तो कुछ ज़्यादा आपको कष्ट है नहीं। तो मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो थ्योरी देख देख कर परेशान हो रहे थे,
अब परेशान होने का बच्चे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब मेरे बच्चे यहाँ पे जब ये बात हो गई ना, जब ये बच्चे बात हो गई ना, तो देखो जरा, यहाँ बच्चा फिर मैंने ये कहा था, इसकी जरूरत मुझे तो भी और पड़ेगी ही। ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक और सी और पी का निर्देशांक बच्चे हमने कुछ मान लिया था। इस बच्चे देखो ए बी सी और पी के कोऑर्डिनेट्स बच्चा जिसको हम डायरेक्ट मान लेते हैं x1 y1 और ये z1 है, ठीक है। बी के निर्देशांक मेरे बच्चे x2 y2 और z2 है। सी के निर्देशांक मेरे बच्चे x3 y3 और z3 है बच्चा। उसके बाद मेरे बच्चे x y z इसको माने थे। अगर आप इसका पोजीशन वेक्टर निकालोगे ना, जैसे ओ ए की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम वेक्टर ए की बात कर रहे हैं, इसको कैसे लिखेंगे, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। उसी प्रकार मेरे बच्चे ओबी को भी निकाल सकते हैं, कैसे, ओबी वेक्टर बी x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप, ठीक है। इसी प्रकार मेरे बच्चे हम इसका भी निकाल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ओसी, जिसको बच्चा वेक्टर सी से लिखे हुए थे x3 i कैप, y3 j कैप और z3 k कैप, ठीक है। फिर मेरे बच्चे ओपी की बात अगर कर लें, ओपी की बात कर लें, जिसको बच्चा वेक्टर आर ले रखा था हमने, एक्स आई कैप, बाई जे कैप और जेड के कैप। अगर मेरे बच्चे हमने ये सारे का मान यहाँ रख दिया ना, ये सारे का मान इसी फॉर्मेट में अगर रख लिए बच्चा, इसी फॉर्मेट में अगर रख लिए ना, तो देखिए जरा इसका मान मेरे बच्चे क्या होगा। सबका मान फिर हमको रखना पड़ेगा, सबका मान मेरे बच्चे हमें रखना पड़ेगा। तो एक मिनट थोड़ा सा बच्चा, हाँ, तो मेरे बच्चे हमें हमें जो मान प्राप्त होगा ना, देखिए आर ए बी ए और सी ए फिर घटाना पड़ेगा मेरे बच्चे इस तरीके से, जैसे कि मान लो कि आर वेक्टर का अगर ए वेक्टर के साथ घटा, तो मेरे बच्चे इसको अगर इसमें से घटा दिए तो मेरे बच्चे क्या बचेगा, x माइनस एक्स वन आई कैप, y माइनस वाई वन, अब इसका कोई काम नहीं, हटा लीजिए, जे कैप, जेड माइनस जेड वन के कैप। फिर बच्चा अगर हम बी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटा कर लिखें, तो ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। अच्छा क्या होगा, टू माइनस एक्स वन आई कैप, y2 माइनस वाई वन जे कैप, z2 माइनस z1 मेरे बच्चे के कैप। फिर मेरे बच्चे सी वेक्टर में से मेरे बच्चे अगर हम ए वेक्टर को घटा लेते बच्चा, सी में से अगर हम घटा लेते क्या होता, x3 माइनस x1 आई कैप, फिर मेरे बच्चे y3 माइनस y1 जे कैप, z3 माइनस z1 के कैप, इस तरीके से। और ये जब सारे का मान रखोगे मेरे बच्चे, जब सारे का मान रखोगे तो कार्तीय रूप में ये लिखा कैसे जाएगा, देखना जरा। ये कार्तीय रूप का जो समीकरण बनेगा ना मेरे बच्चे, कार्तीय रूप का जो समीकरण बनेगा ना, यानी कार्टेशियन फॉर्म, वो ऐसे होगा x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। फिर मेरे बच्चे यहाँ से x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन। फिर मेरे बच्चे देखना जरा, x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन और z3 माइनस जेड वन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ये इसका कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा मेरे बच्चे, ये इसका कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। एक थ्योरी, हालांकि मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 हमें इसी से बनना है, लेकिन बच्चे इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं बच्चा, इसका एक और थ्योरी निकाल देते हैं, जिससे मेरे बच्चे आपको चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 भी बन जाएगा, ठीक है। 8 भी बन जाएगा और क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा, नहीं 7 और 8 हो जाएगा। 9 के लिए बच्चा फिर से 9, 10 और 11 के लिए फिर एक थ्योरी बताएंगे, जिससे 9, 11 और 9, 10 और 11 हो जाएगा।
फिर एंगल है बच्चा 12 नंबर में, तो एंगल के लिए मेरे बच्चे फिर कल क्लास होगा जिसमें 12, 13 और 14 की बात होगी। और कल कोशिश करेंगे बच्चा कि इसके सारे पार्ट को फिनिश कर दिया जाए मेरे बच्चे, कल इसको खत्म कर दिया जाए। फिर हो सकता है कि 2 क्लास में आपका मिसलेनियस पार्ट भी मेरे बच्चे खत्म हो जाए। 2 पार्ट में मेरे प्यारे बच्चे आपका मिसलेनियस पार्ट भी खत्म हो जाए। यानी कि अगर आप देखो कि अगर आज कौन सा दिन है, सोमवार, तो बृहस्पतिवार तक मेरे बच्चे ये आपका खत्म हो जाएगा 3D। और हम लोग फिर उसके बाद बच्चे प्रोबेबिलिटी की ओर मूव करेंगे। प्रोबेबिलिटी को भी मेरे बच्चे जल्द से जल्द खत्म कर लेते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे फिर से वापस आएंगे जहां से छोड़े थे, जहां से बच्चा हम लोगों ने छोड़ा था, फिर वहीं से मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे। चलिए बच्चा, आप मैं आशा करता हूँ कि इसे बच्चे आप लोगों ने देख लिया होगा। मेरे बच्चे आपने इसे देख लिया होगा। चलिए बच्चा, मैं इसे मिटा दूं, फिर बच्चे मैं इसे मिटा लेता हूँ, क्योंकि थ्योरी तो बच्चा भेज ही चुके हैं, थ्योरी की ही तो बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे सिर्फ अगर आप समझने पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि थ्योरी में तो बच्चा हमने इसे कर ही रखा है, थ्योरी में तो बच्चा इसे कर ही रखा है। यस सर, चलो बहुत अच्छी बात। देखो बुआ, देखो बच्चा लोग, अब जैसे हमसे एक बात कही गई है मेरे भाई, क्वेश्चन रुको रुको, समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप, मेरे बच्चे जो भी जो मिटा लिए ना उसका यूज होना है, इसलिए उसको देखते रहिएगा। अंतःखंड का रूप मेरे बच्चे, अंतःखंड का रूप, तो समतल के समीकरण का अंतःखंड, समतल के समीकरण करण का अंतःखंड रूप। अब देखो बच्चे, जैसा कि यहाँ पे देखो अंतःखंड रूप की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चा मान लो कि एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है जी। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, अब यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। मेरे बच्चे मान लेते हैं कि ए है, ये बी है और ये मेरे बच्चे सी, और इन सबको आपस में मिला दो। जैसा कि मेरे बच्चा ये एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पर मेरे बच्चे एक्स का तो कुछ ना कुछ मान होगा, और बाई और जेड के जो मान यहाँ पे होंगे मेरे बच्चे, वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो मान लो मेरे बच्चे कि यहाँ पे जैसा कि ए वेक्टर ए लिए हुए हैं, जिसके लिए हम ए मान लेते हैं, फिर बाई और जेड का मान यहाँ क्या होगा, 0 होगा। उसी प्रकार मेरे बच्चे बी के जगह की बात अगर हम सोचे, तो देखो एक्स का मान तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसके निर्देशांक की बात कर रहे हैं बच्चे, यानी कि कोऑर्डिनेट्स की बात करें, लेकिन बी के लिए मेरे बच्चे हम यहाँ बी मान लेते हैं और जेड के लिए 0 होगा। उसी प्रकार अगर हम सी की बात करें तो 0, एक्स का मान 0 होगा, यहाँ वाई का मान 0 होगा, लेकिन जेड के लिए मेरे बच्चे कोई ना कोई मान होगा, क्योंकि हम सी है। इस तरीके से अब जो ये मेरा मान आया ना मेरे बच्चे, इसका जो मान आया, इसके साथ हम बता रहे थे कि माना एक्स वाई और जेड समतल के साथ अंतःखंड जो मेरे बच्चे, अंतःखंड जो है ए बी सी, इसीलिए हम यहाँ ए बी सी लेकर चले हैं। तो मेरे बच्चे जो हम लोग अभी मान मान कर चले थे ना, वही मान को रखना है। तो मान अभी हम लोग क्या करके रख चले थे, याद है, x माइनस एक्स वन, ठीक है, y माइनस वाई वन, अभी जो पिछले वाले जेड माइनस जेड वन, मेरे बच्चे अब यहाँ पे बस वही करना है, x माइनस एक्स वन। तो मेरे बच्चे एक्स वन वाई वन जेड वन का मान ये है, देखना जरा, एक्स वन वाई वन और जेड वन का मान ये है, एक्स टू वाई और जेड टू का मान ये है, मेरे बच्चे कॉमा कर करके लिखना, और एक्स थ्री वाई थ्री और जेड थ्री का मान मेरे बच्चे ये। अब देखो x माइनस एक्स वन, बस कुछ नहीं बच्चा, x माइनस एक्स वन का मान कितना है, a, यहाँ कितना लिखे थे, y माइनस वाई वन, तो मेरे बच्चे वाई वन के जगह पे तो 0 है, जेड माइनस जेड वन, तो जेड वन के जगह पे तो 0 है, बच्चा बराबर करके 0। यही समीकरण दोबारा लिखा जाता है, यही अंतःखंड का भी रूप यही से निकल के आ जाता है। फिर बच्चा है x2 माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू 0, 0 में से क्या आ जाएगा,
ए जाएगा बच्चा, 0 में से ए जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ उसी प्रकार से मेरे बच्चे हम डायरेक्ट सबको लिख दे रहे हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो b माइनस 0 और मेरे बच्चे 0 माइनस 0, ये खुद से देख लेना जब लिख रखा है सही तरीके से भी। फिर यहाँ बच्चा, फिर यहाँ था x3 माइनस x1, x3 0 माइनस 1, तो 0 माइनस ये ए हो जाएगा बच्चा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 और यहाँ पे मेरे बच्चे c माइनस 0। तो यहाँ जो मेरे बच्चे फाइनल बना x माइनस ए बाई जेड माइनस ए बी 0 माइनस ए 0 सी, और ये बराबर क्या होगा 0। अब मेरे बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करके भी बताया हुआ है मेरे बच्चे, तो डायरेक्ट हम समीकरण की बात कर दे रहे हैं। जो आपको सॉल्व करके समीकरण आएगा ना वो ये आएगा x बटा ए प्लस वाई बटा बी और प्लस जेड बटा सी बराबर 1। बच्चा ये आएगा आपको, और कैसे आएगा बच्चा, सारा बात वहां पे लिख दिया गया है। जब आप इसके समीकरण तैयार होके आएंगे बच्चा, उसके बाद हम सब में क्या किए थे, एबीसी से डिवाइड कर दिए थे, जिसके कारण बच्चा हर एक यहाँ मान लीजिए एबीसी से तो बीसी ऊपर आया था जो कि कट गया। यहाँ बच्चा ए बी आया होगा, ए सी आया होगा, तो ए सी कट के सिर्फ यहाँ बी बच गया। यहाँ बच्चा ए बी आया होगा तो ए बी से कट के यहाँ सी बचा होगा। इस प्रकार मेरे बच्चे अंतःखंड के जो समीकरण बने ना, अंतःखंड के जो समीकरण बने ना वो ये बने। और ए बी और सी क्या है बच्चा, ए बी सी क्या है, तो अंतःखंड जो एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ जो अंतःखंड बना रहा था, किस किस बिंदु पे बना रहा था, तो वो बिंदु है ए बी और सी। तो मान लो बच्चा बिंदु ए बी सी दिए हैं, कहीं कुछ और भी दे सकता है, 2 3 4, मान लो 2 3 4, तो यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 भी रखा सकता है। क्या हो सकता है, -1 -2 और -3, यहाँ -1 -2 -3, यानी जो होगा वो यहाँ रखा जाएगा। बच्चा ऐसे करके इसका हम लोग समीकरण बनाएंगे, इस तरीके से मेरे बच्चे इसका हम समीकरण बनाएंगे। ये मेरे बच्चे इसका हम समीकरण बनाएंगे, ठीक है बच्चा। तो अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लें, इसके बाद मेरे बच्चे कुछ क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर पहले हम 6 की बात कर रहे थे बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, देखो जरा ध्यान से। अंतःखंड से रिलेटेड मेरे बच्चे क्वेश्चन शायद लास्ट ईयर शायद पूछा है, शायद अगर देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपसे कह रहा है ना कि समतलों का समीकरण ज्ञात करिए जो निम्नलिखित 3 बिंदुओं से गुजरता है। अब 3 बिंदु जैसा कि हम असंरेख के बारे में पढ़ लिए हैं, और भी कुछ हो सकता है क्या, वो तो सॉल्व करने के बाद ही मालूम चलेगा। अब बोलो सॉल्व करने के बाद कैसे करोगे, देखो बच्चा यहाँ पे 3 बिंदु दिया हुआ है, और मान लो कि हम हर एक को कुछ ना कुछ तो मान ही लेंगे। तो मान लो बच्चा 3 बिंदु है, तो एक को वेक्टर ए, दूसरा को वेक्टर बी और तीसरा को वेक्टर सी, ऐसे करके मान लो। तो मेरे बच्चे हम ये मान लेते हैं कि वेक्टर ए कोई होगा बच्चा 1 1 और -1 है, तो 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप -1 के कैप, इस तरीके से वेक्टर ए हम मान लेते हैं बच्चा, वेक्टर बी वेक्टर सी भी मान सकते हैं। तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं बच्चा, 1 हटा नहीं सकते, तो वेक्टर बी भी मान सकते हैं मेरे बच्चे। तो ये क्या मान है, 6 आई कैप 4 जे कैप -5 के कैप। फिर वेक्टर सी की बात कर रहे हैं बच्चा, तो वेक्टर सी की बात कर रहे हैं तो 4 आई कैप -2 जे कैप और +3 के कैप, ठीक है जी। तो मेरे बच्चे हमसे कह रहा है ना, तो हम लोग जो इसके लिए समीकरण जानते हैं बच्चा, तो हमसे चलो बच्चे देखिए, हाँ अब मेरे बच्चे जो हम लोग इस पे समीकरण जानते हैं, तो हमसे ये कह रहा था उस समतल का समीकरण। अब बच्चा हम जो समीकरण निकाल सकते हैं ना, देखो जो समीकरण
या तो सदिश रूप में भी या समानांतर रूप में भी। कुछ कहा नहीं है, तो जिससे आपका मन करे, जिसमें निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। इसे सदिश रूप का बच्चा समीकरण आपको याद होगा, सदिश रूप वाला मेरे बच्चे समीकरण याद होगा, तो हम लोग लिख देते हैं सदिश रूप में समीकरण, इक्वेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म। तो मेरे बच्चे क्या था समीकरण? समीकरण था आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है जी। फिर उसके बाद मेरे बच्चे क्या था? बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर, वेक्टर सी माइनस बराबर 0। अब मेरे बच्चे देखो, आर में से ए, आर में से ए गया, तो बच्चा हम आर को एक्स एक्स कैप ऐसे कुछ मान सकते हैं, बाई जे ऐसे कुछ मान सकते हैं, एक्स आई कैप, बाई जे कैप, जेड जे कैप, जेड जे कैप, सॉरी जेड के कैप, माने तब भी ठीक है, नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं बच्चा, क्योंकि हमको दिखाना है समीकरण के ही रूप में, तो कोई वैसा इशू है। बच्चा आर ए का मान क्या बच्चा बोल दीजिए? माइनस है, सबका साइन बदल देगा, आई कैप माइनस जे कैप, और बच्चा जैसा कि ये माइनस तो प्लस के कैप, डायरेक्ट दिख रहा है बच्चा, डायरेक्ट दिख रहा है इसका। अब देखो बी माइनस ए, दोनों को घटाते हैं, तो बी में से ए घटाना, तो 6 में से बच्चा आई गया तो 5 आई कैप, 4 में से जे गया तो माइनस प्लस 3 जे कैप, और बच्चा ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4 के कैप। और उसके बाद मेरे बच्चे क्रॉस सी माइनस ए, तो सी में से ए घटे, ये माइनस है बच्चा, ये हो जाएगा -5 आई कैप, ये भी माइनस हो जाएगा तो -3 जे कैप, और मेरे बच्चे ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इससे हाँ, तो ये प्लस हो जाएगा तो 4 के कैप बराबर 0। अब मेरे बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, इसका मान 0 हो जाएगा मेरे बच्चे, इसका मान 0 हो जाएगा, यानी कि हमसे जो समीकरण निकालने को कह रहा था बच्चा, हमसे जो समीकरण निकालने को कह रहा था, समीकरण का मतलब इतना का मान, इतना बराबर हमको क्या आना चाहिए? 0। यहाँ से लेकर यहाँ तक जब सॉल्व करेंगे ना बच्चा, इतना के बराबर हमारा जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। लेकिन हमारा जो मान निकल के आएगा ना, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से सुनिए, इसी का मान 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। 0 कैसे होगा? आराम से समझिए, हम समझा रहे हैं। ये 0 हो जाएगा, 0 को बच्चा इससे गुना करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा तो समीकरण बन ही नहीं पा रहा, हमारा जो बच्चा समीकरण बन ही नहीं पा रहा। तो 3 बिंदु तो है, लेकिन अगर असरेख होता, अगर असरेख होता तब तो बच्चा हमारा समीकरण बन के तैयार हो जाता, लेकिन ये समीकरण बन नहीं पा रहा है, तो यानी कि ये तीनों बिंदु असरेख है ही नहीं, ये तीनों बिंदु मेरे बच्चे असरेख नहीं है, समझे ना? तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखेंगे उस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले 0 कैसे हुआ पहले ये समझिए। बच्चा जब ये क्रॉस में है तो आप इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, देखो हम रफ में समझा रहे हैं बच्चा, यहाँ पे करना नहीं, बस यहाँ पे समझना था। तो देखो क्या करो, आई कैप जे कैप और के कैप, तो यहाँ क्या लिखोगे 5, यहाँ क्या लिखोगे 3, और यहाँ क्या लिखोगे -2। अब यहाँ लिखो क्या है, -5 -3 और ये 4। बच्चा का ध्यान सुनो, यहाँ और यहाँ और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, नीचे वाले से थर्ड रो से, थर्ड रो से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस को बाहर, तो यहाँ मेरा बच्चा क्या बचता है, आई कैप जे कैप और के कैप, तो यहाँ बच्चा 5 3 और माइनस कर, जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, +5 +3, और यहाँ तो माइनस कॉमन लियो जो कि +4 है वो, तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे बच्चा, तो ये तो -4 हो जाएगा। अब आप बताओ, डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टीज पढ़, जिसमें आपने ये पढ़ा है कि किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आपस में अगर सेम हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या होता है जी? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सेकेंड रो एंड थर्ड रो का मान सेम नहीं है क्या? सेकेंड रो एंड थर्ड रो का मान सेम नहीं है क्या? तो इसका मान 0, मेरे बच्चे इसका मान 0, और 0 को किसी से भी गुना करोगे 0, तो मेरे बच्चे कहने का मतलब है यहाँ से समीकरण बन कहाँ पा रहा है, यहाँ से मेरे बच्चे समीकरण बन ही नहीं पा रहा है। तो इसके लिए मेरे बच्चे हम लोग लिखेंगे, अतः बिंदु सरेख है, एक बच्चा यहाँ पे पहले आप इतनी सी बात नोट करो,
इतनी सी बात नोट करो, फिर एक लैंग्वेज लिखा देते हैं बच्चा, फिर एक लैंग्वेज लिखा देते हैं, पहले इतनी सी बात नोट करो। देखिए, जब ये जीरो हो गया बच्चा, जब ये जीरो हो गया तो इसका हम तो जो समीकरण पढ़े वो तो असरेख पढ़े थे, असरेख बिंदु पढ़े थे, लेकिन जब ये जीरो हो गया तो इसका मतलब है मेरे बच्चे तीनों बिंदु क्या हो गए, सरेख हो गए। तीनों बिंदु क्या हो गए बच्चे, सरेख हो गया। और ऐसे में कहेगा तलों की संख्या, तो तलों की संख्या जो मेरे बच्चे जब सरेख होता है, सरेख होता है तो ऐसे मेरे बच्चे तलों की संख्या अनंत हो जाती है, कोई तल मतलब अ, एक नहीं रह पाता। ऐसे हम लोग एक तल पे ही असरेख बिंदु पढ़े थे, लेकिन जैसे कि बच्चे ये जीरो हो गया तो इसका मतलब है कि ये संरेख है। जब संरेख होगा तो तीनों का एक तल पे होना कोई जरूरी नहीं है, अगर एक तल पे होगा तो असरेख, लेकिन अगर संरेख है तो इसके मतलब मेरे बच्चे तलों की संख्या काफी हो सकती है, यानी काफी मतलब अनंत। बच्चा इसके लिए एक लैंग्वेज भी हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि हम साइड में यहाँ पे लिखवा भी दे रहे हैं, बच्चा लिख लो जरा, लिख लीजिएगा। अतः बिंदु संरेख है, अतः बिंदु संरेख है, अतः बिंदु संरेख है, संरेख है दिए गए, दिए गए, दिए गए बिंदुओं से जाने, दिए गए बिंदुओं से, बिंदुओं से जाने वाली, से जाने वाली, जाने वाली तलों की संख्या, जाने वाली तलों की संख्या। अब बच्चा इसे भी डाल देते हैं, तलों की संख्या, इसको भी डालो, की संख्या अनंत होती है, अनंत होगी। तलों की संख्या मेरे बच्चे कैसी होगी, अनंत। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हो गया बच्चा कि इसी समीकरण का ही मान जीरो हो गया, इसी वजह से ऐसा हो, इसी वजह से मेरे बच्चे ऐसा हो गया। ठीक है जी। अब मेरे बच्चे जैसा कि हम लोगों ने 6 नंबर क्वेश्चन को किया है, जैसा कि 6 नंबर क्वेश्चन को किया है, वैसे ही मेरे बच्चे 6 का ए को किया है, वैसे ही आप 6 का बी भी बना सकते हैं। उसी प्रकार मेरे बच्चे 6 का बी भी आप चाहें तो बना सकते हैं। तो बच्चा 6 का बी आपको खुद से बनाना है मेरे बच्चे, 6 का भी आप सारे बच्चों को खुद से ही बनाना है मेरे बच्चे। 6 का भी आप खुद से ही बनाएं तो अच्छा रहेगा। तो क्या बताइए, ये बन जाएगा बच्चा, ये बता दीजिए क्या बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करेंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक साथ देख लेंगे बच्चा, 7 और 8, 7 और 8 बच्चा एक साथ देख लेंगे। बन जाएगा, हाँ बच्चा बिल्कुल बन जाएगा, नहीं बनने का तो सवाल ही नहीं। चलो आगे देखो। कल ऐसे बच्चा ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे, कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और हम लोग जैसे जो थ्योरी अगर कुछ बच भी जाएगा तो बच्चे जब हम लोग मिसलेनियस पढ़ेंगे ना तो वहां पे भी कुछ ना कुछ थ्योरी को देखते चलेंगे। थ्योरी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बच्चा, जो कि हम आपको सारा तो भेज ही चुके हैं। बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कहता है ना 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 5 द्वारा काटे गए अंतःखंड को ज्ञात करें। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखिएगा। 2x प्लस वाई माइनस जेड, बच्चा जब हम लोग अंतःखंड का समीकरण देखे थे ना तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था बच्चा, याद होगा आपको, देखिए जरा, एक्स अपॉन ए बाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर मेरे बच्चे क्या था, ऐसा ही कुछ था, पक्की बात है ऐसा ही कुछ था। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, तो हमसे यहाँ जो पूछा है ना, अंतःखंड को ही ज्ञात करने के लिए बोला है। अंतःखंड मेरे बच्चे किसको किसको मानते हैं, ए बी सी को। बच्चा ध्यान से देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कहीं छोटे ना, तो ध्यान से देखिए। अंतःखंड ए बी सी यानी नीचे वाले को बोलते हैं। तो बच्चे यहाँ पर का मान कितना है, 1। तो हमें भी अंतःखंड निकालना है, समीकरण वैसा ही सजाना है। तो यहाँ पे मान 1 चाहिए, तो 1 कब होगा, 1 तब होगा तो बच्चा जब हम इस 5 को इधर इधर लेके आ जाए।
ध्यान से सुनिए, इस 5 को मेरे बच्चे, इस 5 को इधर लेके चले, इधर का मतलब इसके बटा में, इसके बटा में कहने का मतलब मेरे बच्चे सबके बटा में, एलसीएम लोगे तो फिर सबके बटा में आ ही जाएगा, ठीक है। अब बच्चे उसके बाद देखना, एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट 1 है, यानी एक्स के पहले, वाई के पहले और जेड के पहले कुछ नहीं तो 1 ही तो है। बच्चा यहाँ पे भी देखो, वाई और जेड के पहले तो 1 है, लेकिन एक्स के पहले नहीं है। अगर हम चाहें तो 2 को नीचे भी भेज सकते हैं, एक्स बटा मेरे बच्चे यहाँ 5/2 हो जाएगा, प्लस ये 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ मेरे बच्चे देखो प्लस है प्लस और यहाँ माइनस है, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं -5 बराबर 1। तो मेरे बच्चे हमसे जो पूछा था अंतःखंड का मान बताएं, तो अंतःखंड के मान तो आ गए बच्चे। एक्स का अंतःखंड क्या है, एक्स का, वाई का और जेड का अंतःखंड का मान क्या है, ये सारे के अंतःखंड के मान आ गए बच्चा। एक्स का अंतःखंड नीचे लिखा रहता है 5/2, वाई का कितना बच्चा 5, और जेड का कितना बच्चा, तो ये हो गया -5। तो मेरे बच्चे ये हो गया, आप इसे कर ले नोट, इसे नोट कर ले बच्चा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। फिर बच्चा 9 10 ये कल ही हो पाएगा, और 9th का बच्चा कुछ थ्योरी है, 9th का एक थ्योरी बताते तो क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 तीनों निकल जाता। फिर 12 के लिए बच्चा एक थ्योरी बताएंगे, तो फिर 12 भी निकलेगा। कल ये चैप्टर बच्चा खत्म हो जाना है, कल किसी भी हाल में ये खत्म हो जाना। तो मेरे प्यारे बच्चे आज क्या करना है कि इस चैप्टर का रिवीजन ही करना है। मेरे प्यारे बच्चे आज इस चैप्टर का रिवीजन ही करना है, समय मिले तो चैप्टर 11.2 को भी देख लीजिएगा। बच्चा कह रहे हैं ना कि रिवीजन पे थोड़ा खासा फोकस रखिए, और जब चैप्टर आपको हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, तो कोशिश करिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम बच्चे हम उसका रिवीजन कर लें। मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हम उसका कर ले रिवीजन। बच्चा क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखें, बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। कहता क्या है ना, ध्यान से सुनिएगा बच्चा, कहता क्या है ना कि उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका बाई अक्ष पर अंतःखंड 3 है। बाई अक्ष पर यानी कि बाई अक्ष पर अंतःखंड की बात करते हैं 3, तो बाई अक्ष पर अंतःखंड 5, यानी बटा में कितना है 5, ठीक है। तो कहता कि बाई अक्ष पर अंतःखंड कितना है 3 है, यानी बाई बटा 3 की बात कर रहा है। और क्या कहता है, और क्या कहता है ना, जो तल जेड ओ एक्स के समानांतर है, जेड ओ एक्स के समानांतर है। पहले बच्चा बस थोड़ा सा कुछ तो पॉइंट लिख पाएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आएगा। देखिएगा बच्चा, थ्योरी में इस पॉइंट का शायद जिक्र नहीं हो पाया होगा, लेकिन देखिए यहाँ बच्चा, अगर हम देखिएगा, अगर हम ये कहें, नोट करके लिखिए पहले, एक्स ओ बाई, देखिए बच्चा अगर हम ये कहें एक्स ओ बाई तल के समानांतर, तल के समानांतर, समानांतर होते बच्चा ध्यान सुनिए, तल के समानांतर, तल के समानांतर किसी तल का समीकरण, किसी तल का समीकरण, देखिए एक्स ओ बाई, इसमें एक बात छूट रहा है, पता है क्या, जेड। तो जो तल का समीकरण अब आएगा ना, वो जेड का समीकरण निकल के आएगा। अगर एक्स को बाई लेके चल रहे हैं तो जेड का समीकरण निकल के आता है। तो का समीकरण, तल का समीकरण होगा, वो क्या होगा सुनिएगा, जेड बराबर के। तो बच्चा के कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। अगर हम एक्स को बाई तल की बात करेंगे तो जेड बराबर के होगा। उसी प्रकार मेरे बच्चे लिख लीजिएगा, बाई ओ जेड की बात करेंगे, बाकी सारा लैंग्वेज वही लिख लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पे समीकरण आएगा ना, पता है एक्स का आएगा, और एक्स का क्या आएगा, के बराबर, यानी कोई ना कोई संख्या होगी। अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हम ये कह लें एक्स को जेड कर लें, एक्स ओ जेड तल के समानांतर किसी तल का समीकरण होगा, तो वो तल क्या होगा पता है, बाई। और बाई का भी कोई ना कोई कांस्टेंट दिया रहेगा, वो क्या रहेगा, के। बच्चा हमसे जो बात कहा गया था यहाँ पे मेरे बच्चे, जो हमसे बात कहा गया था वो कौन से तल के समानांतर था, वो था यही तल। वो मेरे बच्चे वो यही तल की बात कर रहा था, जो तीसरा आपकी बात कर रहे हैं इसी तल की वो बात कर रहा था मेरे बच्चे, वो इसी तल की बात कर रहा था।
समझ रहे ना। अगर इस तल की बात कर रहा होगा मेरे बच्चे, यानी कि यहाँ पे y का कोई ना कोई मान तो है, लेकिन x और z का मान यहाँ पे क्या है, 0। x और z का मान क्या है। अगर यहाँ पे देखें तो x का मान तो k है, लेकिन y और z का मान यहाँ क्या होगा, 0। इसी तरह से बच्चा x और y का मान यहाँ 0, लेकिन z का मान कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो मेरे बच्चे अब यहाँ देखो, पहले आप इसको नोट कर लो बच्चा, पहले आप इसको नोट कर लो। इस तरीके से बच्चा अगर 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो y बराबर के, तो y बराबर आंसर हो जाएगा 3, जो कि साफ शब्दों में बच्चा यही तो क्वेश्चन है, y बराबर आंसर क्या हो जाएगा, 3। अगर 1 नंबर में रहा तब तो 3 ठीक है, ठीक है। अगर 1 नंबर में रहा बच्चा 3, लेकिन अगर मान लो 2 नंबर में रहा, अगर 2 नंबर में रहा, तब पहले बच्चे ऐसे ना करना, तब तक लिखो कुछ, क्या लिखोगे भाई, देखो ये है, तो ऐसे लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड। अगर यहाँ पे इसका मान तो 0 होगा, इसका मान 3 होगा और इसका मान 0 होगा, बराबर 1। ये तो हम लोग जानते हैं ना, वी नो डेट जानते हैं ना बच्चा। अगर एक्स ए वाई बी और जेड सी बराबर 1, तो यहाँ ए बी सी, तो यहाँ इसका मान 3 है, बाकी सब 0। तो बच्चा ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर 3। यही हमारा क्या है, y बराबर 3 हो गया, यही हमारा आंसर है। तो बच्चा हम चाहें तो लास्ट में लिख दीजिए, लिख दीजिए लैंग्वेज इसलिए जेड ओ एक्स, ठीक है, तल के समानांतर, तल के समानांतर, तल के समानांतर किसी तल, किसी तल का समीकरण, तो वो तल क्या हो जाएगा, पाई, इसका मान कितना है, यही इसका आंसर है, बस यही इसका आंसर है। तो मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर आपको हम आज 8 तक करवा लिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा लिए। अब आपका हो गया है समय भी बच्चा, समय भी हो गया है। तो मेरे बच्चे अब कल मिलेंगे बच्चा, कल मिलेंगे, और कल क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 तक ये खत्म हो जाएगा। कल ये बच्चे आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ थ्योरी बच जाए, तो बच्चा जब हम इसके मिसलेनियस पार्ट को बताएंगे तो कुछ थ्योरी और बता लेंगे बच्चा, सारा चीज इसका बता लेंगे। और मेरे बच्चे आपसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को मेरे बच्चे एक बार रिविजन कर लें, इसके एक्सरसाइज को भी बनाएं। मेरे बच्चे का समय मिले तो 11.2 बना चुके हैं, तो उसके एक्सरसाइज को भी बना लें बच्चा। एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेरे बच्चे फिर कल मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मेरे बच्चे बाय, अच्छे से पढ़ाई करिए।